हेलो स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम द सेशन 21। अगेन द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टिस ऑफ अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर टिपिकली एनक्लोज्ड इन एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक। वी ऑल नो, आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तब ये पढ़ा होगा कि जो भी मैमल्स हैं उनमें कुछ एक एक्सेप्शन हम छोड़ दें तो उसके अलावा सभी में टेस्टिस की लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स दे आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रॉटम, है ना। तो what is question saying, that is the scrotum, the temperature inside the scrotum is lower than that in the abdomen। और उसका रीजन भी आपको पता है कि स्क्रॉटम में क्यों होता है, बिकॉज स्क्रॉटल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस रहता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि फेवरेबल कंडीशन है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, है ना। तो ये रीजन है कि टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द स्क्रॉटम। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, what will happen if the temperature of the scrotum is artificially maintained to the level of abdominal temperature। सिंपली आपसे कहा है कि अगर एक एक्सपेरिमेंटली किसी एनिमल में, मैमल में स्क्रॉटल टेम्परेचर को एब्डोमिनल टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो वैसे तो आपको पता है कि ये कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म सही से बने वो तभी पॉसिबल है जब उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस में जो भी स्पर्मेटोगोनिया है जिनसे स्पर्म्स बनते हैं उन्हें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिले। और एप्रोप्रिएट टेम्परेचर क्या है, एब्डोमिनल टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। जबकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रॉटल टेम्परेचर को एब्डोमिनल टेम्परेचर के बराबर कर दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दैट इज the germinal epithelium will produce a large quantity of androgen secretion। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन में एक टर्म फ्रिक्वेंटली आई है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। यू नो व्हाट इज जर्मिनल एपिथेलियम। आपने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा होगा, है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का में जो लाइनिंग होती है सेल्स की, पेरिफेरल लाइनिंग जो प्रेजेंट होती है, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, उसी को तो जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है 11th के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करें तो, है ना। आप जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अलग से सेक्शन बनाते हैं तो उसमें इस तरह से जो सेल्स ड्रॉ करते हैं, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। और ये कौन सी सेल्स हैं बच्चों, इन्हीं को आप कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं, है ना। पहले ग्रोथ होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। तो क्वेश्चन में आपको उस प्रोसेस पे नहीं जाना, सिर्फ ये पूछा है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसी को आप जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया की जो लेयर है, इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन सिक्रीशन। सबसे पहली बात तो क्या एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, तो क्या टेस्टोस्टेरोन का सोर्स ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं? नहीं। आपने पढ़ा होगा कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जैसे अगर यहाँ है तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में कुछ लीडिंग सेल्स होती हैं, और ये लीडिंग सेल्स सोर्स होती हैं किसका, टेस्टोस्टेरोन का। ओके, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज की बात तो बाद में करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दिखाया है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड में आपको बोला है द जर्मिनल एपिथेलियम विल डिवाइड फास्टर दस प्रोड्यूसिंग मोर स्पर्म। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, बट अगर स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फिर तो ये फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए थी। फिर क्या जरूरत थी नेचर को कि टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सिचुएट करने की, तो बिल्कुल नहीं। स्पर्म प्रोडक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अनफेवरेबल है, ना कि सपोर्टिंग। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस विल डीजेनरेट रिजल्टिंग इन स्टेरिलिटी। क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जर्मिनल एपिथेलियम को नुकसान हो, डैमेज हो, और वो जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएं, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू द स्टेरिलिटी। आप लोगों को ध्यान हो तो जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तब आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्ट यानी हिडन, ऑर्किडिज्म मीन्स टेस्टिस। अगर किसी में हिडन टेस्टिस का मतलब जिन एनिमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने चाहिए थे, उनमें अगर वो एब्डोमेन में ही रह जाएं, डिसेंड ना करें स्क्रॉटम में, तो सच पर्सन्स आर स्टेराइल, क्योंकि उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि
इस इतना सा ही डिफरेंस है टेम्परेचर में 2 से 2.5 डिग्री का, बट अगर इतना डिफरेंस हुआ तो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स इसे टॉलरेट नहीं कर पाती है, दे स्टार्ट टू डिग्रेड और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है अभी तक तो जो हमें मिले उनमें से, ठीक है। फिर भी हम फोर्थ कंफर्म कर लेते हैं। द फोर्थ इज द जर्मिनल एपिथेलियम विल कैरी आउट नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फिर वही क्वेश्चन, अगर एब्डोमिनल टेम्परेचर पे ये प्रोसेस नॉर्मली था तो फिर स्क्रॉटम में टेस्टिस को सिचुएट करने की क्या नीड थी। तो यस, स्पर्मेटोजेनेसिस इस टेम्परेचर पर नहीं होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। क्लियर? तो सिंपली द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज हाई टेम्परेचर पर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है या नहीं ही होता, स्टेरिलिटी कॉज होती है। ठीक है, क्लियर? बढ़े सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, द फिगर गिवन बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, सिंपली यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी अपने 12th बोर्ड्स में। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर करस्पॉन्डिंग टू द मार्क्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 चारों के लिए लेबलिंग भी दिया और उनका फंक्शन भी दिया है। अब आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग नहीं, यहाँ पे आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, जो कि सही हो। तो देखते हैं, पहले तो लेबलिंग्स देख लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर में हेड है ये स्पर्म का, सबको पता है। सेकेंड इज द नेक, थर्ड इज द मिडल पीस एंड फोर्थ इज द टेल। ठीक है, चारों का फंक्शन भी बता दो मुझे एक बार। हेड में होता है न्यूक्लियस, एक्रोसोम भी होता है जिससे कि एंजाइम रिलीज होते हैं ओवा की मेम्ब्रेन्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक में होते हैं सेंट्रियोल्स, मिडिल पीस इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी बनाते हैं स्विमिंग के लिए, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग, है ना। और जो टेल है इसकी वजह से स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, इट हैज़ द फ्लैजिला सो इट प्रोवाइड मोटिलिटी। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है आप लोगों ने। अब देख लेते हैं, अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हेड, इसमें कहा है इट्स फर्स्ट पार्ट इज हेड, ये बात तो ठीक है। अब कहा है इट्स एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर फिल्ड विद एंजाइम, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? एक्रोसोम की। एक्रोसोम यही होता है स्पर्म में, यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम्स रहते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तब आपको पता है, अभी हमने एक सेशन में डिस्कस भी किया था कि ओवा में जब स्पर्म को एंटर करना होता है तो ओवा की कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को लाइज्ड करने के लिए स्पर्म कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, और वो जो एंजाइम्स हैं वो इस मेम्ब्रेन को लाइज्ड कर देते हैं जिससे स्पर्म एंटर कर सके और फाइनली दोनों का फ्यूजन हो। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यस, डायरेक्टली ये फ्यूजन में हेल्प, मतलब ये नहीं कह रहा कि एंजाइम से ही अंदर जाके सिनगैमी हुई, बट हेल्प तो कर ही रहे हैं ना ये एंजाइम्स, क्योंकि आगे जाके जो ये जो प्रोसेस है एंजाइम्स का रिलीज होना, ये फर्टिलाइजेशन का ही तो पार्ट होता है। तो यस, हम मान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही हो, फिर भी हम आगे देखकर और कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड को बोला है मिडिल पीस, इट कंटेन्स अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, नहीं भाई, मिडिल पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। थर्ड, नेक, इट पजेस फ्यू राइबोसोम्स विच प्रोड्यूस एनर्जी, पूरा ही स्टेटमेंट गलत है, ना तो नेक में राइबोसोम होते हैं, और अगर होते भी तो क्या राइबोसोम एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड फोर्थ रहा आपका टेल, टेल के लिए कहा है इट रिलीजेज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म, टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग, बट टेल से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? मिडिल पीस में। तो टेल को ये कहना कि टेल प्रोवाइड एनर्जी, मैंने इसलिए पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बात गलत है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसपे हमें थोड़ा सा डाउट था कि उन्होंने डायरेक्टली फ्यूजन में क्यों दिया, बट येस, जो पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूजन, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो हमेशा जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ें, आपको अपने आंसर पे भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको कई सारी नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। दैट विल हेल्प यू इन योर नीट एंट्रेंस एग्जाम अलॉट। कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक।